अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर वाहिद हारून आपके साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ एंड वेलनेस टॉक शो के साथ आज का प्रोग्राम जो है वो 1 जनवरी यानी नए साल के पहले दिन पर है और इसी को हमने सामने रखते हुए जो है आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है कि हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट के जो गोल्स हैं उन पे बात कर सकें, यानी कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है डायबिटीज़ के इलाज के मामले में। इस मौजू पे बात करने के लिए जो है हमारी जो आज की मेहमान शख्सियत हैं उनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। पिछली दफ़ा भी उन्होंने डायबिटीज़ और फैमिली लाइफ के बारे में बात की थी डायबिटीज़ डे के वाले दिन। डॉक्टर इरम सुहेल जो आपकी बहुत ही नॉन पर्सनालिटी हैं, तो आप पिछली दफ़ा भी आपने उनके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन किया था, आज भी वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर इरम सुहेल जो हैं वो बेसिकली कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ को कवर करती हैं, जिसमें ना सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि हार्मोन और थायराइड और दूसरे प्रॉब्लम जो होते हैं उनकी भी वो कंसल्टेंट हैं। आज की गुफ्तगू के लिए हम अपने मेहमान शख्सियत को दावत देते हैं, तो व्यूअर्स आपके साथ मिलकर हम खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर इरम सुहेल साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू शो डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच। और मैं अभी व्यूअर से यही बात कर रहा था कि आपने वर्ल्ड डायबिटीज़ डे वाले दिन हमारे साथ जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे आपने हमारे साथ एक सेशन किया था और उस पे जो व्यूअर्स ने इतना उसको पसंद किया, तो हमने सोचा कि अब साल के शुरू में भी जो है आप ही से व्यूअर्स को जो है वो ट्रेन किया जाए कि पूरा साल कैसे गुजारना है। तो आज का जो है वो जो प्रॉपर हम सेशन शुरू करने से पहले जो है आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जो अब लेटेस्ट मसरूफियात क्या है, आप कहाँ कहाँ जो है वो आप कंसल्टेंसी करते हैं, ताकि व्यूअर्स अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो आपसे रब्ता कर पाएँ। अच्छा, मैं काफ़ी सारी जगहों पे क्लिनिक्स कर रही हूँ। तो एक तो आगा खान हॉस्पिटल फॉर वुमेन गार्डन है, वहाँ पर मैं एज़ फिज़िशियन एंड कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा मेडिसेल क्लिनिक्स हैं हमारे ज़मज़मा में और मेडिसेल क्लिनिक्स हैं ताज में, जहाँ पर मैं मेरा एक फ़ेसबुक पेज भी है हेल्थ इनसाइट्स विद डॉक्टर इरम सुहेल करके, और यूट्यूब चैनल भी है। तो इन दोनों फ़ेसबुक पेज पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी सारी क्लिनिक्स की डिटेल्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी एंड टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग। तो अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो इनके थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू को शुरू करते हैं हम। सुबह जब हम उठते हैं, मैं बात कर रहा हूँ एज्यूम करते हुए कि एक डायबिटिक पेशेंट है जो डायग्नोज डायबिटीज़ है उन्हें, और वो एक अरसे से दवा ले रहे हैं। तो सुबह रूटीन में जो है डॉक्टर के पास जाने से पहले वो जो है अपना ब्लड शुगर चेक करते हैं अपने ग्लूकोमीटर से। तो चूँकि हम गोल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो फास्टिंग शुगर से गुफ्तगू शुरू करते हैं कि फास्टिंग शुगर के क्या गोल्स होने चाहिए डिफरेंट कंडीशंस में। अच्छा, देखिए, हम जब गोल्स की बात करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, तो एक तरह के गोल्स कभी भी सब पेशेंट्स के लिए सेट नहीं किए जा सकते। हमेशा गोल्स इंडिविजुअलाइज़्ड होते हैं। जी। तो अगर एक डायबिटिक पेशेंट है जिसकी एज 40-45 इयर्स है, न्यूली डायग्नोस्ड है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट डायबिटीज़ है, 7.5 या 7 का इस तरह से HbA1c है, तो डेफ़िनेटली उनके लिए हमारा गोल डिफरेंट होगा। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जो कि जिसकी एज 75 इयर्स है एंड उनको हाइपरटेंशन भी है एंड इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ यानी हार्ट डिज़ीज़ भी है, हार्ट अटैक भी हो चुका है, या फॉर इंस्टेंस किसी का कैबेज या बायपास हो चुका है, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ है, तो उनके लिए हमारे गोल्स डिफरेंट होते हैं। तो जनरली जो डायबिटीज़ के गोल्स हैं वो इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट के साथ हम मिल के सेट करते हैं। इसीलिए आपका जो भी फिजिशियन है, जो कंसल्टेंट हैं, जिनको आप दिखाते हैं फॉर द डायबिटीज़,
तो उनका ओपिनियन आपके गोल सेटिंग में उनके साथ बैठ के बात करना एंड देन गोल सेट करना और समझना कि भाई आपके लिए क्या गोल्स बेटर हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें, तो जैसे मैंने बात की कि एक कोई 40-45 इयर्स का पेशेंट है, यंग पेशेंट है और रिसेंटली डायग्नोज हुआ है डायबिटीज़ और 7.5, 7.8 इस तरह का उनका HbA1c है, तो फिर हम ये टारगेट करते हैं कि 6.5 से कम हो। इसी तरह हम ब्लड जो फास्टिंग ब्लड शुगर्स है वो हम टारगेट करते हैं कि 100 से कम हो। ठीक है, लेकिन ये कि अगर कोई पेशेंट है जिसको किडनी डिजीज़ है या फिर हार्ट डिजीज़ है, बड़ी एज है, दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो उनके लिए जो हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर का टारगेट है वो थोड़ा-सा लूज़ हो जाता है, यानी हम 130, 140 तक हम कहते हैं कि एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमें ये डर होता है कि शुगर्स लो ना हो जाएँ। लो शुगर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, तो जो हमारी हिंड्रेंस होती है स्ट्रिक्ट गोल सेट करने के लिए डायबिटिक पेशेंट्स में, तो वो बेसिकली जो डर होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया का या लो शुगर का होता है। तो इस वजह से थोड़े से लूज़ टारगेट्स होते हैं, जैसे एज बढ़ती है, जैसे कोमॉर्बिडिटीज़ बढ़ती हैं। और जितने यंग और विदाउट कोमॉर्बिडिटीज़ पेशेंट्स हैं, उतने हम स्ट्रिंजेंट टारगेट्स रखते हैं उन पेशेंट्स के लिए। अच्छा, ये थोड़ा-सा मैं व्यूअर्स को साथ इन्वॉल्व कर सकता हूँ इस आपकी इजाज़त से कि प्रोग्राम के दौरान मैंने जो है वो एक छोटा-सा मैसेज व्यूअर्स आपसे शेयर किया था कि आप जो है वो ज़रूर डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए जो है नोट कीजिए सब चीज़ों को और अपना फीडबैक दें और क्वेश्चन पूछें। उसकी वजह ये है कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट के बारे में जो स्टडीज़ सामने आई हैं, जो देखा गया है, तो जो बेस्ट कंट्रोल उन पेशेंट्स का होता है जो कि उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज भी रखते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि एक अवेयरनेस, एक नॉलेज जो है वो शेयर की जाए और हमारे पास उसी के माहिर डॉक्टर भी मौजूद हैं, तो आप सवालात भी पूछ सकते हैं। तो आप पे व्यूअर्स जो हैं कभी भी कमेंट्स कर सकते हैं, हम उन कमेंट्स को जो है जैसे ही हमें मौसूल होते हैं हम उनको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप बिला तकल्लुफ़ जो है जब चाहें अपने कमेंट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो टारगेट्स में जो है जैसे आपने बताया कि डॉक्टर साहिबा के जो है वो फास्टिंग शुगर में हम जो है जो यंग होते हैं उनमें ज़रा डिफरेंट रखते हैं और जो जितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनमें ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनको फॉलो किया जाता है। थोड़ा-सा गोल से हटते हुए जो है हम बात करें कि पेशेंट की जो नॉलेज है रिलेटेड टू डायबिटीज़ वो कितना रोल प्ले करती है? मेरी नज़र में वो कॉर्नरस्टोन है डायबिटिक पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए। बिकॉज़ कि और हम जब क्लिनिक्स में भी पेशेंट देखते हैं, तो हमें डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देखने में जितना टाइम लगता है उतना दूसरे पेशेंट्स को देखने में नहीं लगता, क्योंकि कोशिश यही होती है कि उनको जितना ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर सकें रिलेटेड टू डाइट, एक्सरसाइज़, लाइफ़स्टाइल, ये सारी चीज़ें। डायबिटीज़ के पेशेंट को मैं ये कहती हूँ ख़ास तौर पे जो यंग पेशेंट हैं, जो इतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नाउ यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। बिल्कुल। ठीक है? आपको इतना अपनी डायबिटीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको खुद हैंडल कर सकें, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, जो कि खुद आके बताते हैं कि हमारी इतनी शुगर्स हैं, तो हमने इस तरह से अपनी इंसुलिन को एडजस्ट किया है। उनको पता है कि उनको हर 3 मंथ्स में HbA1c कराना है और बाकी चीज़ें अपनी ज़रूर चेक रखनी है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हेल्थ एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और बिल्कुल। इसीलिए हम बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे डायबिटीज़ पे बात करते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप लोग डायबिटीज़ पे बहुत बात करते हैं और दूसरी डिज़ीज़ेज़ को इतना डिस्कस नहीं करते। तो जो दूसरी डिज़ीज़ेज़ हैं, उसमें फ़िज़िशियन का रोल ज़्यादा होता है। बिल्कुल। लेकिन जो डायबिटीज़ है या इसी तरह से जो हाइपरटेंशन है और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इनमें फ़िज़िशियन से ज़्यादा पेशेंट का रोल इम्पोर्टेंट होता है। दोनों बिल्कुल। का रोल इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन पेशेंट की नॉलेज, उनका जो आई मीन उनका डिटर्मिनेशन कि उनको इन चीज़ों को बेहतर करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में। बिल्कुल। यानी अगर पेशेंट जो है वो उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज रखते हैं और उनको अपनी चीज़ें पता हैं, तो उनके लिए आसान होता है। इसी वजह से जो है वो डायबिटीज़ से चूँकि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो इंटरलिंक्ड हैं, तो उनके बारे में भी बात की जाती है। और इसी वजह से जो इस तरह के सेशंस जो हैं वो गाहे-बगाहे अरेंज किए जाते हैं ताकि अवेयरनेस जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट में बिल्डअप की जाए अच्छे तरीके से।
हमारे साथ कमेंट्स हैं कुछ डॉक्टर साहबा। का रमज़ान कासमानी साहब हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वाहिद हारून, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। आप हमारे साथ मुंसलिक रहें और आपके पास कोई भी सवाल हो तो उसको ज़रूर पूछिए। डॉक्टर साहब इसमें आपके गुफ्तगू की तरफ आते हैं कि फास्टिंग शुगर के साथ साथ कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें रैंडम शुगर को भी चेक करना ज़रूरी होता है, और रैंडम शुगर जो है वो खाने के या नाश्ते के कितने घंटे के बाद जो है उसकी जो है वो चेक करना जो है उसमें इफेक्टिविटी होती है? जनरली अगर हम बात करें तो रैंडम ब्लड शुगर उन पेशेंट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जो कि इंसुलिन पे होते हैं, या इन उन पेशेंट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जिनकी शुगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हैं। तो उनमें डेफ़िनिटली हमें फास्टिंग के साथ रैंडम को भी देखना होता है, और जो इंसुलिन पे पेशेंट हैं ऑब्वियसली उनके इंसुलिन की डोज़ेज जो है उसको हमें रैंडम शुगर्स के साथ मॉनिटर करना होता है। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स होती हैं, जो कि जिनको प्रेगनेंसी वाली जो डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हम जिसको कहते हैं, तो उनमें भी हम रैंडम शुगर की इम्पोर्टेंस होती है और उसको हम ज़रूर चेक करते हैं। रैंडम ब्लड शुगर यूजुअली हम खाने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं, लेकिन कहीं-कहीं कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें 1 घंटे बाद भी चेक करनी होती हैं। लेकिन ये कि अगर हम जनरली बात करें तो खाने के 2 घंटे बाद हम रैंडम ब्लड शुगर चेक करते हैं। ये जो खाने के 2 घंटे के बाद है, ये किसी भी खाने के 2 घंटे के बाद या नाश्ते के 2 घंटे के बाद ज़्यादा वैल्यूएबल होती है? देखिए वो डिपेंड करता है कि आपको रैंडम ब्लड शुगर मॉनिटरिंग का कहा क्यों गया है। अगर इंसुलिन पे हैं तो फिर हम सारे ही जैसे आप लंच पे भी इंसुलिन ले रहे हैं, डिनर पे भी ले रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उन पेशेंट्स को हम हर टाइम के बाद 2 घंटे बाद शुगर चेक करने का कहते हैं ऑन डिफरेंट डेज़ एंड डिफरेंट ओकेजन्स। तो इसलिए इसी तरह नाश्ते के ब्रेकफ़ास्ट के भी 2 घंटे बाद हम कहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस लिए हम आपको मॉनिटरिंग एडवाइस कर रहे हैं। तो रैंडम ब्लड शुगर तीनों टाइम पे हो सकती है, ब्रेकफ़ास्ट, लंच एंड डिनर। और स्पेशली ये भी होता है कि जिनका अगर हेवी मील है कोई, तो हम उसके बाद एडवाइस करते हैं कि वो जो ब्रेकफ़ास्ट हेवी करते हैं उनको कहते हैं कि ब्रेकफ़ास्ट के बाद आप 2 घंटे बाद शुगर चेक कर लें कि कितनी है। लेकिन जनरली ये कि हर मील के 2 घंटे बाद हम रैंडम ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ एक रूटीन में टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं HbA1c। व्यूअर्स जो है ये जानना चाहेंगे कि HbA1c की इफादियत क्या होती है और ये क्या किस चीज़ को जो है ये प्रिडिक्ट करता है? एक्चुअली HbA1c बेसिकली एवरेज शुगर बताता है 3 मंथ्स की। ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट्स में अब हम ये हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं पेशेंट्स की, कि वो कितना उनका डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, वो हम HbA1c के थ्रू करें। उसका बेनिफिट ये होता है कि 3 मंथ्स में एक लेबोरेटरी का टेस्ट है, तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। रेगुलरली लोगों के लिए मॉनिटर करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ऑब्वियसली जो पेशेंट इंसुलिन पे है, या जैसे मैंने बात की जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी वाली, उनको रेगुलर मॉनिटरिंग की नीड होती है, जो ग्लूकोमीटर से वो घर में मॉनिटर करते हैं। मगर उसके अलावा बाकी पेशेंट्स में HbA1c से 3 मंथ्स का हम कंट्रोल हम देख सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका HbA1c में कुछ डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। वो उस तरह के जिनको कोई हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है, कोई हीमोग्लोबिनोपैथीज़ वगैरह हैं, या इस तरह से कुछ और डिज़ीज़ेज़ हैं जो कि हीमोग्लोबिन को अफ़ेक्ट कर रही हैं, तो HbA1c को भी अफ़ेक्ट करते हैं। तो वो डेफ़िनेटली आपके जो भी आप डॉक्टर जिनको दिखाते हैं, तो वो देखेंगे तो वो आपको उसके हिसाब से गाइड कर सकते हैं कि आपको हम HbA1c से मॉनिटर नहीं कर सकते, लेकिन 90% लोगों में हम आराम से HbA1c से मॉनिटर कर सकते हैं। HbA1c का जो टारगेट है हमारा, जब 6.4 के ऊपर होता है HbA1c, तो हम पेशेंट्स को डायबिटीज़ लेबल करते हैं कि इनको डायबिटीज़ है। और 5.7 और 6.4 के बीच में प्री डायबिटीज़ लेबल किया जाता है। और जो हमारा टारगेट होता है, वो जैसे मैंने बात की कि जिनमें हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो उनमें हमारा टारगेट HbA1c लेस देन 6.5 होता है। ठीक है? लेकिन अगर जिनको हम थोड़ा-सा लूज़ कंट्रोल पे रख रहे हैं, जिनको किडनी डिज़ीज़ेज़ हैं या हार्ट डिज़ीज़ेज़ हैं, उन पेशेंट्स को फिर हम 7.5 तक भी हम कहते हैं कि ठीक है HbA1c। लेकिन डेफ़िनेटली वही है कि आपका गोल क्या है, इस पे डिपेंड करता है।
और आपको डायबिटीज़ को कितना ड्यूरेशन हुआ है और क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं डायबिटीज़ के साथ, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके लिए HbA1c का क्या गोल सेट किया गया है। एक और टर्म यूज़ की जाती है SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज। मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जी। तो ये ज़रा बताइएगा व्यूअर्स को कि ये इसकी क्या अफादियत होती है? हाँ, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज बेसिकली जो हम ग्लूकोमीटर से घर में चेक करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है? तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको उसके लिए कहीं नहीं जाना, आपने घर में रह के ही चेक करना है, तो ये बेस्ट टूल होता है फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट्स के लिए, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो कि इंसुलिन पे हैं, या उन पेशेंट्स के लिए कि जिनकी हाईली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, और उनके लिए जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, क्योंकि टाइप 1 वाले इंसुलिन पे ही होते हैं। तो उनका बेसिकली जो कंट्रोल है या उनकी जो मॉनिटरिंग है वो SMBG के थ्रू ही की जाती है। एक और चीज़ है जो अक्सर सामने आती है कि अगर हम जो है वो शुगर के हवाले से बात करते हैं, उनके लेवल्स के और टेस्ट के हवाले से बात की जाती है, तो कितना फ्रीक्वेंट जो है ये SMBG जो है वो किया जाता है, कि इसको वीकली करना होता है या डेली बेसिस पे करना होता है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है? ये भी डेफ़िनेटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल पेशेंट पे। अगर पेशेंट इंसुलिन पर हैं, हाईली अनकंट्रोल्ड शुगर्स हैं, तो हम ये कहते हैं कि आप 4 टाइम्स अ डे भी SMBGs करें, ठीक है? लेकिन अगर थोड़ी-सी शुगर्स अप डाउन हैं, तो हम कहते हैं कि वीक में आप 2-3 दफ़ा भी कर लेते हैं तो दैट इज़ इनफ। और जो बहुत अच्छा जिनका कंट्रोल है, जिसका HbA1c जिनका बिल्कुल ठीक है, ओरल ड्रग्स पर हैं, उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि वन्स इन अ वीक भी आपने कर लिया है, देख लिया है, या फिर अगर आपको कोई ऐसे सिम्पटम्स हैं जो आपको लग रहा है कि हाइपो हो रहा है या हाइपर हो रहा है, तो उस वक़्त आप अपना SMBG ज़रूर चेक करें। तो ये कुछ होता है, लेकिन डेफ़िनिटली ये इंडिविजुअलाइज़्ड पेशेंट्स पे डिपेंड करता है कि इसी तरह प्रेगनेंसी में मॉनिटरिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, SMBG ज़्यादा प्रेगनेंसी में हम कहते हैं कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करें, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि अगर कंट्रोल्ड है तो 5-6 टाइम्स अ वीक कर लें, अदरवाइज़ 4 टाइम्स अ डे भी हम प्रेग्नेंट पेशेंट्स को कहते हैं कि आप SMBGs करके हमें दिखाएँ। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा कुछ कमेंट हैं। डॉक्टर फ़हीमुद्दीन हैं, आगा खान में मेरे साथ ही होते हैं। बहुत शुक्रिया सर शो को ज्वाइन करने का। कहते हैं गुड गोइंग, वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फ़हीम, आपका शो को ज्वाइन करने का, और हमारे साथ मुंसलिक रहिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन जो है सारे गोल्स को डिस्कस किया जाए, जो कि एक रूटीन जो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में उसमें ज़रूरी होते हैं। अभी चूँकि हम सारे लैब इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक टेस्ट होता है OGTT, जो कि कुछ व्यूअर्स को बताइए कि ये बेसिकली इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती हैं और ये कैसे किया जाता है? OGTT बेसिकली ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। और यूजुअली पेशेंट्स में हम नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स में OGTT हम एडवाइस नहीं करते, क्योंकि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है। इसमें आपको फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं, देन आपको या तो 75 ग्राम है या 50 ग्राम आपको शुगर दी जाती है, पानी में मिक्स करके वो आपको लेनी होती है, देन 1 आवर के बाद चेक होते हैं आपके शुगर्स, एंड देन 2 आवर्स पे, ठीक है? तो इस तरह ये टेस्ट किया जाता है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, एक तो प्रेगनेंसी में इसकी इम्पोर्टेंस है। प्रेगनेंसी में दिस टेस्ट इज़ डायग्नोस्टिक, ठीक है? इसी टेस्ट पे हम डायग्नोस करते हैं कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या नहीं है। दूसरी उन जगहों पे इम्पोर्टेंस है OGTT के जहाँ पे हमारे पास HbA1c, जैसे हमने कहा कि कुछ ऐसी डिज़ीज़ेज़ हैं जिनमें हमें HbA1c इतना रिलायबल नहीं रहता। तो वहाँ पर OGTT की इम्पोर्टेंस आ जाती है। और कुछ इस तरह के बॉर्डरलाइन केसेज़ होते हैं जिनमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है या नहीं है, तो उनमें भी OGTT हमें बेटर गाइड कर सकता है कि इस पेशेंट को हमें डायबिटिक मैनेजमेंट स्टार्ट करने की नीड है, नहीं है डायबिटीज़ कन्फर्म करने के लिए OGTT बेस्ट टेस्ट होता है। तो लेकिन रूटीनली हम OGTT सारे डायबिटिक पेशेंट्स को एडवाइस नहीं करते हैं।
ओजीटीटी से के हवाले से ही हमारे पास कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन है। इसमें डॉक्टर शीबा अंसारी जो हैं वो हमें उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, कहती हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम। और इनका जो है वो क्वेश्चन ये है कि वाई टुक 50 और 75 ग्राम, वाई इट इज़ स्टैंडर्ड? अच्छा, बेसिकली ये स्टैंडर्ड इसलिए हैं कि जो टारगेट सेट किए गए हैं इन टेस्ट के बाद, जो हमारे पास रेफरेंसेस हैं, तो वो रिसर्च बेस्ड हैं। तो वो उस रिसर्च के साथ उन्होंने 50 या 75 ग्राम पे किया हुआ है। इवन 100 ग्राम पे भी है, लेकिन 100 ग्राम ऑब्वियसली टॉलरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके जो है ना वो डिफरेंट फिर रेफरेंस रेंजेस होती हैं, इस वजह से वो स्टैंडर्ड है, वो लेबोरेटरी स्टैंडर्ड है। और आप कोई भी जब टेस्ट कराते हैं तो एक स्टैंडर्ड ही वैल्यू होती है कि आपको जैसे कोई भी अगर ड्रग दी जा रही है या कोई भी इंजेक्शन आपको दिया जा रहा है, कोई हार्मोन दिया जा रहा है फॉर स्टिमुलेशन या कुछ, तो हमेशा वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी जाती है सबको, ताकि वो एक फिर सिमिलर रेफरेंस रेंज वो सबके लिए सेट करते हैं। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको घर से लेकर जानी है, दिस इज़ समथिंग कि वो लेबोरेटरी में आपको खुद देते हैं, और ताकि आप जो है वो ताकि वो उसी रेफरेंस रेंज के हिसाब से फिर आपको आपके टेस्ट की वैल्यूज़ बता सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसके साथ ही जो है वो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करते हैं जो मोस्टली जब डायबिटिक पेशेंट को प्रॉपर्ली चेक किया जाता है तो टेस्ट की लिस्ट में एक लिपिड प्रोफाइल भी होता है। और लिपिड प्रोफाइल पे बात करने से पहले जो है हम डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया जो है उसको रिसीव कर लें। कह रही हैं थैंक्स, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीबा आपका। इसके साथ जो है वजिया हसन है, वो कह रही हैं सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वजिया। वजिया हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, बाकायदगी से प्रोग्राम में रहती हैं हमारे साथ। और ये एक अच्छी हमारे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो किसी भी सेशन के बैकबोन है। जितना वो इन्वॉल्व होते हैं हमें उतना ही जो है वो इंकरेजमेंट मिलती है प्रोग्राम करने इसके हवाले से। तो मैं आपसे बात कर रहा था लिपिड प्रोफाइल के हवाले से। बेसिकली लिपिड प्रोफाइल क्यों कराते हैं और फिर उसके कुछ और आगे मैं गोल्स के बारे में पूछना चाहूँगा। तो शुगर के साथ लिपिड प्रोफाइल की स्क्रीनिंग करना क्यों ज़रूरी होता है? अच्छा, देखिए बेसिकली हमारे पास ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, डायबिटीज़ है, डिस्लिपिडीमियाज़ या के हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, और हाइपरटेंशन है। तो हमारे पास मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें एक एंटिटी होती है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये है बेसिकली कि आपका वेट ज़्यादा होता है, आपको डायबिटीज़ भी होती है, एंड आपकी लिपिड प्रोफाइल वगैरह भी डीरेंज होता है, हाइपरटेंशन भी होती है लोगों को, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप समझें कि दे गो टुगेदर। तो अगर एक आपको कोमॉर्बिडिटी है या एक आपको नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है जो कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, तो आप बाकियों को ज़रूर चेक करते हैं। तो जब आपको डायबिटीज़ है तो उसके साथ हम ये ज़रूर चेक करते हैं कि आपका लिपिड प्रोफाइल क्या है और आपका ब्लड प्रेशर क्या है, ताकि अगर वो भी हैं तो उनको भी हमें कंट्रोल करना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारे कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हैं, और डायबिटीज़ की इम्पोर्टेंस इस वजह से है, या डायबिटीज़ का आप समझें कि प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वो जो कार्डियक डिज़ीज़ेज़ करता है, उसी की वजह से अमवात होती हैं, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग सिक हो जाते हैं, ठीक है? यानी ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, तो उसकी वजह कार्डियक डिज़ीज़ेज़ हैं। तो जो कार्डियक डिज़ीज़ेज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं, हमें सिर्फ डायबिटीज़ को मैनेज नहीं करना, उसका गोल नहीं सेट करना, जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं कार्डियक डिज़ीज़ेज़ के, उन सबको साथ लेकर चलना है और उन सबको अंडर कंट्रोल रखना है, ताकि आपको हार्ट डिज़ीज़ेज़ से पेशेंट्स को हम सेव कर सकें। अच्छा, जो लिपिड प्रोफाइल के टारगेट्स हैं, उसमें मेनली हमारे पास लिपिड प्रोफाइल में 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं जिनको समझना ज़रूरी है। एक हमारे पास एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जिसको आम अल्फाज में लोग बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अच्छा, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसके टारगेट्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये एज़ वी से कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो इसका हार्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है?
अच्छा, इसके अलावा जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, तो उसका नंबर हमारे पास अच्छा होना ज़रूरी है, वो प्रोटेक्टिव है हार्ट के लिए। फिर हमारे पास थर्ड जो एंटिटी है जो इम्पोर्टेंट है वो ट्राइग्लिसराइड लेवल है। ट्राइग्लिसराइड लेवल यूजुअली अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और तो उसके साथ भी ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर ओबेसिटी है, वेट ज़्यादा है, उसके साथ भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये फूड वगैरह के साथ भी रिलेटेड होता है, ठीक है? तो ये सारी जो कोलेस्ट्रॉल के फैक्टर्स हैं, इन सब के टारगेट्स हैं हमें जो सेट करने होते हैं, ये हमारे गोल्स होने चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और हमें इनको ड्रग्स के ज़रिए या डाइट के ज़रिए या हेल्दी लाइफ़स्टाइल के ज़रिए इनको हमें कंट्रोल में रखना होता है। इसमें एक छोटा-सा कन्फ्यूज़न जो है वो पेशेंट में पाया जाता है कि जो फास्टिंग स्टेटस होता है लिपिड प्रोफ़ाइल को चेक करने का, क्या इसका ओवरनाइट फास्टिंग होना ही ज़रूरी है या किसी भी वक़्त का फास्टिंग स्टेटस हो और कितने घंटे की फास्टिंग होना ज़रूरी है? एक्चुअली डे टाइम में इतनी फास्टिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है ना, 12 हुँ, आवर्स की फास्टिंग हुँ, रिक्वायर्ड होती है फॉर लिपिड प्रोफाइल। तो हुँ, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट हो जाता है, अगर हुँ, आपकी फास्टिंग प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए 12 आवर्स की फास्टिंग ओवरनाइट इसीलिए कहते हैं कि 12 आवर्स ओवरनाइट फास्ट करना ईज़ी है हुँ, एज़ कम्पेयर टू डे टाइम में। लेकिन जैसे रमज़ान में पेशेंट्स रोज़े रख रहे होते हैं, तो हुँ, उस टाइम पे हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप जब यानी रोज़ा ब्रेक करें उसके बाद आप यानी रोज़ा ब्रेक करने से पहले आप टेस्ट करा लें, तो वो हुँ, आपकी फिर भी एक लॉन्ग फास्टिंग जो है वो हो जाती है, अगर उस वक़्त हमें ज़रूरत है टेस्ट करवाने हुँ, की। हुँ, लेकिन ये कि अदरवाइज़ ओवरनाइट इसलिए फ़ीज़िबल होता है कि 12 आवर्स की हमें फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर साहिबा कुछ कमेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि आपकी इजाज़त से कुछ कमेंट्स ले लें। हमारे साथ हैं मिस सबीन उमैर, बहुत शुक्रिया सबीन उमैर प्रोग्राम को जॉइन करने का। ये कहती हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव शो, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग। और इसी तरह से प्रोग्राम के साथ मुंसलिक रहें क्योंकि अभी हम कोशिश करेंगे कि जितना हम इसको कवर कर सकें ताकि आज ही के दिन जो है वो डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के हवाले से कुछ गोल सेट करने के हवाले से बात की जा सके। इसके बाद हैं हमारे साथ मिस महक लतीफ़, बहुत शुक्रिया मिस महक लतीफ़ प्रोग्राम जॉइन करने के लिए। इनका कहना है वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन अप्रिशिएटेड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग। आपकी इसी इंटरेक्शन की वजह से जो है वो डॉक्टर इरम सुहेल जो है वो तकरीबन अभी महीने का गैप कंप्लीट नहीं हुआ तो हमने डॉक्टर इरम सुहेल को जो है दोबारा मदऊ किया इसी बार गुफ्तगू पे बात इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए। अ, हमारे पास डॉक्टर फ़हीमुद्दीन जो हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि इज़ स्लाइडिंग स्केल स्टिल इन प्रैक्टिस एज़ होम मैनेजमेंट? अच्छा डॉक्टर फ़हीमुद्दीन ये आपका बहुत अच्छा सवाल है एंड ये डॉक्टर्स के लिए भी है, हुँ, क्योंकि अभी तक भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी जो है ना, आप तो होम मैनेजमेंट की बात करें लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टिल दे आर यूजिंग स्लाइडिंग स्केल। तो हुँ, स्लाइडिंग स्केल की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती नहीं है, इसका कोई इतना बेनिफिट नहीं है। सिर्फ़ एक जगह पे बेनिफिट है कि जब किसी की शुगर्स बहुत ज़्यादा हुँ, अनकंट्रोल्ड है या फिर हाइपो और हुँ, हाइपर के बीच में स्विंग कर रही है बहुत ज़्यादा ना, हुँ, कि हुँ, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या इंसुलिन का डोज़ दें, अगर हम थोड़ा-सा डोज़ ज़्यादा देते हैं हाइपो हो जाती है और हुँ, डोज़ कम होता है तो हाइपर हो जाती है और किसी टाइम पे 400 हो रही है शुगर और किसी टाइम पे 85 हो रही है। तो उ उस केस में हम 24 आवर्स के लिए पेशेंट को स्लाइडिंग स्केल पे रखते हैं, लेकिन यूजुअली हॉस्पिटल सेटिंग्स में। होम हुँ, मैनेजमेंट पे हम स्लाइडिंग स्केल यूजुअली एडवाइस नहीं करते। हुँ, लेकिन ये कि अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है, जैसे कोई डॉक्टर है जो कि खुद अपना किसी फिज़िशियन से डिस्कस करके वो कहता है कि ठीक है मैं 24 आवर्स अपना स्लाइडिंग स्केल के ऊपर मैं मैनेज कर सकता हूँ अपनी शुगर्स को। तो हुँ, ठीक है, फिर हम उनको कह सकते हैं कि आप घर पर भी स्लाइडिंग स्केल कर सकते हैं। स्लाइडिंग हुँ, स्केल का पर्पज़ सिर्फ़ ये होता है कि हमें डोज़ पता चले कि इस पेशेंट की डोज़ रिक्वायरमेंट क्या है 24 आवर्स की और फिर हम उस पेशेंट को फिक्स्ड डोज़ पे शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ़ वहाँ पर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर स्विंग कर रही हैं हुँ, एंड हुँ, हम एग्ज़ैक्ट डोज़ नहीं निकाल सकते। तो वहाँ स्लाइडिंग स्केल देने का पर्पज़ ये है कि हमें एग्ज़ैक्ट डोज़ पता चल जाए और उस डोज़ पे फिर हम पेशेंट्स को मैनेज करें। हुँ, वाह!
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके जवाब का, और उम्मीद करते हैं डॉक्टर फ़हीम कि आपको इस अपना जवाब ज़रूर प्रॉपर्ली मिल गया होगा। इसके साथ जो है हमारे साथ हैं सुहेल हैदर अली। बहुत शुक्रिया सुहेल हैदर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। इनका पूछना है कि प्लीज़ शेयर टिप्स टू रिवर्स प्री डायबिटीज़ विदाउट एनी मेडिसिन। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली यही हमारा पर्पस होता है, जो हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव मेडिसिन के हम काम करना चाहते हैं, खास तौर पे डायबिटीज़ के लिए और सारी ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ के लिए, कि आप उसको पहले प्रिवेंट करें। डायबिटीज़ होने से पहले यू प्रिवेंटेड कि वो डायबिटीज़ डेवलप हो। तो प्री डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन जिसमें ये कि आपकी ब्लड शुगर्स दी रेंज है लेकिन वो डायबिटिक रेंज में नहीं है। तो दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन कि दिस इज़ द टाइम दैट यू नीड टू रिवर्स प्री डायबिटीज़। और प्री डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। ऑल्दो डायबिटीज़ को भी रिवर्स किया जा सकता है जब वो बहुत इनिशियल स्टेजेस में और बहुत एग्रेसिव आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें, तो उसको भी हम जो है ना वो ला सकते हैं। या आपने वेट अच्छा खासा लूज कर लिया है तो आप डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो प्री डायबिटीज़ के लिए विदाउट मेडिसिन रिवर्स करने का तरीका ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। डाइट कंट्रोल करें और इसके अलावा एक्सरसाइज करें। यही चीज़ें, अपना वेट कम करें। हम ये कहते हैं कि अगर आपने 5% या 7% आपका जो वेट है वो कम कर दिया, तो वो बहुत हद तक आपकी HbA1c को कम कर देता है और बेटर कर देता है। तो ये टारगेट होना चाहिए कि 5 to 7% आप HbA1c आप अपने वेट को कम कर लें। और सेकेंडली ये कि डाइट कंट्रोल अच्छा करें। डाइट कंट्रोल में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सिंपल ये हैं कि शुगर को बिल्कुल बंद कर दें डाइट से, ठीक है? हमारे लोग चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो हम इसलिए कहते हैं कि 4-4 5-5 कप आप जब चाय के पी रहे हैं दिन में, तो उसमें अगर आप 1-1 चमचा भी शुगर का डाल रहे हैं, तो वो 4-5 चमचे दिन के हो जाते हैं। तो उसको बंद कर दें प्लीज़, शुगर बिल्कुल ना लें, चाय में भी ना लें। और इसके अलावा ये कि आप बेकरी की चीज़ें, बिस्किट्स, निम्को, जो बेकरी की इवन रोटी वगैरह भी है, इनको बंद कर दें। कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दें, जूसेस बंद कर दें जो बाहर के हैं। तो इन चीज़ों से भी आपके जो प्री डायबिटीज़ है वो काफ़ी हद तक रिवर्स हो सकती है। और जो एक्सरसाइज़ की बात है, तो एक्सरसाइज़ ये है कि 150 मिनट्स पर वीक, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, WHO सबकी रिकमेंडेशन है फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल। तो 150 मिनट्स पर वीक आपने मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? और अगर बहुत ज़्यादा आप जो है वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, यानी हाई इंटेंसिटी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो एक्सरसाइज जिसमें बहुत जल्दी आपकी एनर्जी यूज़ हो जाती है, तो वो फिर आपको 75 मिनट्स पर वीक करनी होती है। लेकिन ये कि हम वो रिकमेंड भी नहीं करते 150 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी। जो तेज़-तेज़ चलना है, वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज और वो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज में आता है। तो 150 मिनट्स पर वीक आप वो करें और अपनी डाइट कंट्रोल करें, तो प्री डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इतने तफसीली जवाब का। तो सुहेल हैदर अली, आप जो है वो अब हमें वॉकिंग ट्रैक पे नज़र आएँ, एक्सरसाइज करते नज़र आएँ, और कोशिश कीजिए कि जो बेकरी आइटम्स हैं वो आप शौक अगर रखते हैं तो उनसे दूर रहें। तो आप जो है वो इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये आपके लिए साल के पहले दिन एक अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए है, तो इस पे अमल करने की कोशिश कीजिए और इसी तरह से प्रोग्राम में अभी साथ रहें, क्योंकि बहुत से सवालात हैं जिसके ज़रिए से हम डायबिटीज़ के बारे में सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिस वजिया हसन की तरफ से। पूछती हैं, हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई शुगर एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं? रिलेट इस तरह से करते हैं कि अगर जो मैंने बात की कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो उसमें ये सब चीज़ें साथ-साथ चलती हैं, ठीक है? सेकेंडली ये भी है कि जब किसी को डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ होता है, तो उसमें जो रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो हाइपरटेंशन के भी तकरीबन सिमिलर रिस्क फैक्टर्स हैं। फैमिली हिस्ट्री है, एडवांसिंग एज है, देन आपके पास आपका जो डाइट इनटेक इस तरह का है, वेट सबसे ज़्यादा है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। ये सारी चीज़ें जिस तरह डायबिटीज़ के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं, इसी तरह हाइपरटेंशन के लिए भी हैं। तो इस तरह ये एक दूसरे के साथ डेफ़िनेटली रिलेट करते हैं और दोनों को साथ कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको कुछ सालों में हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, तो या फिर वो तकरीबन एक साथ ही शुरू होती है। तो इस वजह से फिर दोनों को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों हार्ट के लिए रिस्क हो सकते हैं, हार्ट डिज़ीज़ेज़ के लिए। इस तरह ये दोनों रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल।
चूँकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो इसमें जो है ये आपस में रिलेट करते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। उम्मीद करते हैं वजिया कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। और अब अज़ीज़ा सदरुद्दीन जो है वो फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में कमेंट कर रही हैं। अज़ीज़ा सदरुद्दीन से मेरा काफ़ी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साल से ज़्यादा एक वक्त है कि हमारा राब्ता होता है। अज़ीज़ा सदरुद्दीन की अच्छी आदत ये है कि ये सुबह मुझे एक बहुत अच्छी दुआ टेक्स्ट करती हैं और ये बगैर किसी गैप के जो है डेली मुझे एक दुआ सेंड करती हैं सुबह के टाइम। तो इस वजह से अज़ीज़ा सदरुद्दीन के साथ मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन है। और इसमें हैरानकुन बात ये है कि कभी हम आपस में मिले नहीं हैं। ये इसी तरह से मुझे जानती हैं और बहुत शुक्रिया मैडम आपका प्रोग्राम में जॉइन करने का। और कहती हैं नाइस प्रोग्राम, वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच मिस अज़ीज़ा। और इसी तरह से प्रोग्राम के साथ मुंसलिक रहिए। नाजू निज़ार अली कहती हैं कि रेंजेस ऑफ फास्टिंग एंड रैंडम ब्लड शुगर प्लीज़। अच्छा, रेंजेस यानी आप टारगेट्स की बात करना चाह रही हैं जी, ना? जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बेसिकली फास्टिंग ब्लड शुगर हमारे पास, अगर वही मैंने बात की थी कि अगर हम स्ट्रिक्ट टारगेट रखना चाह रहे हैं तो हम लेस देन 100 रखते हैं। लेकिन वैसे हम अगर लेस देन 120, लेस देन 126 है तो दैट इज़ अ गुड फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है? इसी तरह रैंडम का जो हमारा टारगेट होता है वो लेस देन 180 होता है। लेकिन डेफिनिटली अगर यंग पेशेंट है, हम कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो, तो हम उसको 140, 160 तक भी लेकर आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है नाजू निज़ार अली का कि A1C के क्या रेंजेस होने चाहिए? A1C ये की रेंजेस मैं बता चुकी हूँ, लेकिन या वी रिपीट इट, हो सकता है उन्होंने लेट ज्वाइन किया है। तो HbA1c के जो रेंजेस हैं वो प्री डायबिटीज़ के लिए 5.7 टू 6.4 हैं एंड मोर देन 6.4 इज़ डायबिटीज़। और जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो वही बात है कि जब हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल किसी पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि लेस देन 6.5 होना चाहिए आपका, और अगर हम थोड़ा-सा रिलैक्स कंट्रोल दे रहे हैं तो फिर लेस देन 7 हम कहते हैं कि इज़ एक्सेप्टेबल HbA1c। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जो है वो सना शमीम ने हमें जॉइन किया है। बहुत शुक्रिया सना शमीम प्रोग्राम जॉइन करने का। प्री डायबिटीज़ पे अभी जो है वो हमारी गुफ्तगू हो चुकी सुहेल हैदर अली साहब के हवाले से। प्री डायबिटीज़ को अगर इनके लिए आप डिफ़ाइन कर पाएँ कि प्री डायबिटीज़ बेसिकली क्या है? एक्चुअली प्री डायबिटीज़ पे आपने इसीलिए सवाल किया है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नीड टू एजुकेट पीपल अबाउट प्री डायबिटीज़, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि उनको प्री डायबिटीज़ है, इत्तफ़ाक़न टेस्ट कराते हैं, उसमें आ जाता है एंड फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये तो हम फँस गए हैं, अब क्या करें, अब तो प्री डायबिटीज़ हो गया। तो बेसिकली प्री डायबिटीज़ इज़ समथिंग कि डायबिटीज़ होने से पहले की जो आपकी जिसको आम अल्फ़ाज़ में आप बॉर्डर लाइन ब्लड शुगर्स भी लोग कहते हैं। ठीक है, कि जो डायबिटिक रेंज में नहीं है बट इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो प्री डायबिटीज़ की जो रेंजेस हैं वो ये हैं कि अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 126 के दरमियान है तो दिस इज़ प्री डायबिटीज़। इसी तरह अगर आपकी जो है वो रैंडम पे यूजुअली हम नहीं देखते प्री डायबिटीज़, लेकिन HbA1c अगर आपका 5.7 से 6.4 के दरमियान है तो दिस इज़ प्री प्री डायबिटीज़, ठीक? डायबिटीज़। तो और उसको कैसे करना है, तो हमने लाइफस्टाइल चेंजेस की काफ़ी डिटेल में बात की। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो दी जाती हैं प्री डायबिटीज़ के लिए, तो वो भी हम दे सकते हैं। और इस तरह से इन दोनों चीज़ों के साथ मिलके हम कोशिश करते हैं कि इसको कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने का पर्पज़ ये है कि हम डायबिटीज़ डेवलप होने से उसको डिले कर दें, यानी डायबिटीज़ जल्दी डेवलप ना हो। क्योंकि प्री डायबिटीज़ अगर फिर हमने जल्दी कंट्रोल नहीं किया तो इन 3 टू 6 मंथ्स वो फिर डायबिटीज़ फुल ब्लोन डायबिटीज़ हो जाता है पेशेंट्स को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और सना शमीम साहबा आपका सवाल पूछने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमारे साथ मुंसलिक रहिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़हीमुद्दीन अपने जवाब के बाद कह रहे हैं थैंक्स, थैंक यू वेरी मच सर। अगला क्वेश्चन है नाजू निज़ार अली का कि डॉक्टर फ़हीमुद्दीन ने जैसे कहा स्लाइडिंग स्केल का, मैं फिक्स यूनिट का पूछना चाहती हूँ। वो तो हम घर पर इसे कर सकते हैं, यानी कि स्लाइडिंग स्केल तो आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन क्या ये फिक्स जो यूनिट अपने लिहाज से हम फ्लक्चुएट करके फिक्स करते हैं,
क्या हम कर सकते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। आप देखें डेफिनेटली फिक्स यूनिट्स का मतलब ये कि आपको जो डोज दिया गया है इंसुलिन का कि आपको इतनी इंसुलिन लगानी है, तो इसी तरह हम इंसुलिन देते हैं फिक्स यूनिट्स, पेशेंट्स को बताते हैं कि इतने यूनिट आपने ब्रेकफास्ट पे लेने हैं, इतने यूनिट आपने लंच पे लेने हैं, इतने डिनर पे लेने हैं, तो वो फिक्स यूनिट्स यही होते हैं। जहाँ तक फिक्स यूनिट्स को खुद चेंज करने की बात है, तो वो बिल्कुल। डेफिनेटली आप अपने फिजिशियन से समझ लें कि भाई अगर हमारी शुगर ज़्यादा डीरेंज हो रही हैं, तो हम इन यूनिट्स को किस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बिल्कुल। आपको वो समझना ज़रूरी है, देन यू कैन डू इट ऑन योर ओन। स्पेशली जो हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें बड़े स्ट्रिक्ट हमारे टारगेट्स होते हैं, तो मैं खुद भी ये करती हूँ कि उनको बहुत अच्छी तरह समझा देती हूँ कि आपने अपने यूनिट्स को कैसे चेंज करना है, बिकॉज़ कि उनके लिए इतना ईज़ी नहीं होता कि वो हर दफ़ा क्लिनिक में आ जाएँ, और अच्छे कंट्रोल के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उनको समझाएँ कि किस तरह से आपने अपने यूनिट्स को सेट करना है। तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, एंड वो आपको फिजिशियन आपको समझा देते हैं कि किस तरह उसको एडजस्ट करना है, तो आप बेशक घर पे एडजस्ट करें उनको। और शुगर्स को देखते हुए यही तो हम बात करें कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि वो अपनी ड्रग्स को भी समझें, अपनी इंसुलिन को भी समझें, अपने टारगेट्स को भी समझें, और जो भी लाइफ़स्टाइल इंटरवेंशंस हैं, उनको समझें और उन पर इम्प्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके तफसीली जवाब का, और नाज़ी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल पूछा। आप हमारे साथ मुंसलिक रहें, क्योंकि अभी जो है हमारी गुफ्तगू जारी है। ये बीच में जो क्वेश्चन है हम चाह रहे हैं कि इन्हें एड्रेस कर लें। सना शमीम जो है वो पूछती हैं कि इज़न्ट इट रिस्की even after knowing that a person has diabetes but medicine is delayed and lifestyle is changed? Please tell the risk in this regard. अच्छा देखिए, अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर कोई पेशेंट मेरे पास आया है जिसको डायबिटीज़ रिसेंटली डायग्नोज़ हुई है और HbA1c उनका 9 या 10 है, तो मैं उनको लाइफ़स्टाइल इंटरवेंशन एडवाइस तो करूँगी, लेकिन आई विल नॉट गिव ओनली लाइफ़स्टाइल इंटरवेंशन, ठीक है? उनको मैं डेफ़िनिटली ये कहूँगी कि आप उनको ड्रग्स हमें स्टार्ट करनी होंगी इवन ऑन द फर्स्ट विज़िट। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका HbA1c 6.6, 6.7 या 6.8 है, खुद भी मोटिवेटेड है और वो खुद चाहता है कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ जो है ना वो, और ये हमेशा पेशेंट्स एंड फिज़िशियन दोनों का यानी डिसीजन होता है, दोनों को मिलके ही डिसाइड करना होता है कि व्हाट, हमें भी ये पूछना होता है कि व्हाट पेशेंट वांट्स। अगर पेशेंट एग्री करते हैं एंड दे आर मोटिवेटेड कि वो लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, फिर हम 3 मंथ्स का टाइम देते हैं। बहुत ऐसा नहीं होता कि बहुत लंबा टाइम हमने छोड़ दिया। वी गिव 3 मंथ्स टाइम और उसमें हम रिपीट करते हैं HbA1c एंड ब्लड शुगर्स और देखते हैं कि कितना बेटर हुआ है, और अगर नहीं बेटर होता तो वी स्टार्ट ड्रग्स। लेकिन डेफिनिटली ये इंडिविजुअलाइज्ड है कि अगर किसी की शुगर्स बहुत ख़राब हैं, तो वी कांट टेक रिस्क कि हम सिर्फ लाइफ़स्टाइल पे रखें। हम डेफिनिटली उनको मेडिसिन्स ऑन द फर्स्ट विज़िट हम एडवाइस करते हैं। इवन कहीं-कहीं पे हमें डुअल थेरेपी, कहीं-कहीं पे हमें ट्रिपल थेरेपी भी देनी पड़ती है पेशेंट्स को, क्योंकि उनकी शुगर्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, अलॉन्ग विथ लाइफ़स्टाइल चेंजेस। वो पिलर है, बट ये कि ड्रग्स डेफिनिटली डिपेंड करता है कि आपकी शुगर्स कैसी हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके तफसीली जवाब का। एंड सना शमीम साहबा आपका भी शुक्रिया कि आपने सवाल किया। इसके साथ वजिया हसन जो है वो आपके जवाब पर थैंक यू कह रही हैं। थैंक्स, बहुत शुक्रिया वजिया हसन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उज़ैर नाथानी साहब की तरफ से। आर देयर एनी स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ प्री डायबिटीज़? अच्छा, सिम्पटम्स जनरली प्री डायबिटीज़ के सिम्पटम्स नहीं होते, उमूमन नहीं होते। बट ये कि फटीग एक इस तरह का सिम्पटम है कि वो वैसे भी लोगों में फटीग होता है, लेकिन डायबिटीज़ का सिम्पटम है। अच्छा, इसके साथ ये कि हो सकता है कि इंक्रीज़ फ्रीक्वेंसी जो यूरिन की है वो पेशेंट्स को फ़ील हो प्री डायबिटीज़ के साथ। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम प्री डायबिटीज़ जब हम जनरली अपना वर्कअप कराते हैं, तो उसमें पता चलता है कि वी हैव प्री डायबिटीज़। लेकिन जो डायबिटीज़ के सिम्पटम्स हैं, वो प्री डायबिटीज़ के भी हो सकते हैं, यानी देयर इज़ नॉट समथिंग कि मैं कहूँ कि कोई सिम्पटम नहीं होता प्री डायबिटीज़ का, हो सकते हैं। जो डायबिटीज़ के सिम्पटम्स हैं, वो सारे प्री डायबिटीज़ के भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखें कि डायबिटीज़ इटसेल्फ उसके भी कोई सिम्पटम्स नहीं होते मोस्टली लोगों के, ठीक है? तो जो ये जो फीलिंग है ना फटीग की, ये तो आजकल हर दूसरा बंदा फटीग फील कर रहा होता है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है डायबिटिक पेशेंट्स में भी। तो इसलिए ये कोई इतना स्पेसिफिक सिम्पटम नहीं है। इंक्रीज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन
लोग इतना उसको एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि ये पानी ज़्यादा पी रहे हैं और रूटीन में ही है, तो इसलिए वो इतना पता नहीं चलता। और तो प्री डायबिटीज़ हमारी एडवाइस ये होती है कि जिनका जो भी ओवरवेट है और जो ओबीज़ है, ठीक है, उनको अपनी HbA1c या अपना फास्टिंग ब्लड शुगर ज़रूर चेक करवाना चाहिए, ये देखने के लिए कि कहीं उनको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ तो नहीं है, फ्रॉम अ वेरी यंग एज, मे बी 30-35 उसके बाद, और हो सकता है उससे पहले भी। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपको डॉक्टर से पहले भी एडवाइस करे, क्योंकि अभी तो हम बच्चों में, टीनेजर्स में भी हम देख रहे हैं प्री डायबिटीज़ बहुत कॉमनली देख रहे हैं, डायबिटीज़ भी कॉमनली देख रहे हैं। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको अर्ली एज से ही स्टार्ट करनी चाहिए अपनी जो मॉनिटरिंग है या जो अपना चेकअप से स्क्रीनिंग है बेसिकली, तो वो बिल्कुल देखनी चाहिए। लेकिन अगर आपका वेट ठीक है तो 40-45 ईयर्स के बाद, क्योंकि हम साउथ एशियन ज़्यादा रिस्क पर हैं फॉर द डायबिटीज़, तो 50 के बाद तो फिर आपको डेफिनेटली हर साल अपना आपको स्क्रीन ज़रूर करना चाहिए फॉर डायबिटीज़, और आपका लिपिड प्रोफाइल एंड हाइपरटेंशन, इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, एंड उज़ैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही जो है ज़रूरी सवाल जो था वो पूछा। प्रोग्राम में हमारे साथ मुंसलिक रहने का भी शुक्रिया। हमारे साथ हैं रिजवाना साहिबा। रिजवाना साहिबा पूछती हैं, व्हाट प्रिकॉशन नीड टू टेक फॉर प्री डायबिटीज? ओके, प्रिकॉशंस यही है, अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं विच यू नीड टू डू टू रिवर्स प्री डायबिटीज़। लेकिन अगर आपको प्री डायबिटीज़ नहीं है एंड यू आर आस्किंग कि हम किस तरह उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो अगेन सेम लाइफस्टाइल चेंजेस। देखिए, वी साउथ एशियंस आर एट रिस्क ऑफ ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज ऑल्सो, और हमारा जो इवन वेट गेन भी हम बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आप देखें कि जो लोग हैं जो ओवरवेट हैं, जिनका BMI 25-26 यानी इस तरह से भी है, वो भी बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ उनको हो जाती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह। लेकिन अगर आप इवन यूएस के लोगों को देखें, जो वहाँ के एथनिक ओरिजिन के लोग हैं, वो इतने ज़्यादा ओबीस होते हैं, 100-120 केजीज पे भी उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं होती। तो एक तो एथनिसिटी का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, ठीक है। हमारी एथनिसिटी ऐसी है कि हमारी बॉडी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए प्रोन है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमें वैसे भी जनरली हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए, एंड दिस इज फॉर होल फैमिली। जो डायबिटीज की प्रिवेंशन है, दिस इज इवन फॉर द किड्स। तो हमें जो ये हम करते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चों को मीठा खिला रहे होते हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर देम, ठीक है। जब भी फैमिली हिस्ट्रीज है, मोस्टली लोगों की डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आप साउथ एशियंस हैं, अगर वेट ज़्यादा है तो आप हाई रिस्क पर हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो लाइफस्टाइल चेंजेस प्री डायबिटीज़ वाले लोगों को या डायबिटीज़ वाले लोगों को करनी है, वो आप पहले से ही करें, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। शुगर वैसे भी आपकी डाइट के लिए बहुत नुकसानदेही होती है, जनरली भी आपकी बॉडी के लिए। उसका काम सिर्फ कैलोरीज देना है, और कैलोरीज आप बहुत सारी दूसरी रिसोर्सेज से भी ले सकते हैं, बहुत सारी दूसरी फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो शुगर को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत नुकसान है, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में 12 चमचे शुगर के होते हैं, तो आप सोचें कि कितना ज़्यादा नुकसान है कोल्ड ड्रिंक्स का। तो आप उसको प्लीज़ अपने लाइफ से ख़त्म कर दें, जूसेस को ख़त्म कर दें, बच्चों को भी जूसेस ना दें कोशिश करके। हेल्दी स्नैक्स की आदत बनाएं घर में, कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको वो एज अ स्नैक लें। तो ये सारी चेंजेस हैं, ये दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि सबको करना चाहिए, इवन टू प्रिवेंट डायबिटीज़, इवन टू प्रिवेंट प्री डायबिटीज़, इवन टू प्रिवेंट ओबेसिटी, जो वज़न ज़्यादा है उसको भी प्रिवेंट करें, इवन बच्चों में भी, सब में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें वैसे ही एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल हमें करने की नीड है। बिल्कुल, और प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ प्रिकॉशन टू प्रिवेंट प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके तफसीली जवाब का, और रिजवाना साहिबा आपका भी शुक्रिया कि आपने सवाल पूछा। आप हमारे साथ प्रोग्राम में मुंसलिक रहिए। सना शमीम जो है वो आपके तफसीली रिप्लाई पे शुक्रगुजार हैं, कहती हैं थैंक्स फॉर योर द डिटेल रिप्लाई। और इसी के साथ जो है हम जो है गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें
जो बात बहुत अच्छी है, जो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं व्यूअर से शेयर करना चाहूँगा कि हमने जब ये हेल्थ अवेयरनेस शो शुरू किया था, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही था कि हम जो है किसी भी हवाले से जो है वो आपको हेल्थ की जो से रिलेटेड कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, कुछ एजुकेट कर सकें। और आज जो है जिस तरह से आपकी इन्वॉल्वमेंट है, ये इस बात की अलामत है कि आपने जो हमारा जो ये विज़न था उसको जो है वो होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया और आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे जो मेहमान हैं और जो मैं खुद भी इसमें बहुत आपका मशकूर हूँ कि आप जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो ना सिर्फ पूछ रहे हैं, बल्कि आपके सवालों से अंदाज़ा हो रहा है कि आप माशाल्लाह से बहुत से फ़ोरम्स जो हैं उनको देखते भी हैं। डॉक्टर साहिबा से गुफ्तगू को अभी आगे बढ़ाएँगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कुछ ऑफ़िशियल फ़ोरम्स हैं जो कि आप जबकि आप सुन रहे हैं सब, तो नोट कीजिए कि डायबिटीज़ DIABETES diabetes.org, ये जो है वो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की एक साइट है। इसमें इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के लिए अलग है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अलग है। तो जब आप जाते हैं तो वहाँ हिट करें फॉर डायबिटिक पेशेंट, और फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको टाइप 1 है, टाइप 2 है या गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो मोस्टली जो एडल्ट एज ग्रुप के लोग होते हैं, जो जिन्हें पता है कि उन्हें टाइप 2 है, तो वो उसे हिट कीजिए। जिन्हें पता है टाइप 1 है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो डायबिटीज़ है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो इस तरह से आप वहाँ पर जो है जब हिट करते हैं तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, और आपका जो ये एक इंटरेस्ट है टू नो अबाउट क्रॉनिक डिजीज़, तो ये भी अच्छा से जो एड्रेस हो जाता है। और डेफ़िनेटली जब आप ये नॉलेज गेन करते हैं तो ये ज़रूर दूसरों से भी शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, वो बच्चों के एक लेसन होता है जिसमें वो पोइम को जो है वो परफॉर्म करते हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग जो है वो बहुत अच्छा है, नॉलेज शेयर कीजिए। और अगला सवाल लेने से पहले जो है मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर साहिबा, आप बहुत ही तफ़सीली जो जवाब देते हैं, तो इससे यकीनन हमारी नॉलेज में बहुत इज़ाफ़ा हो रहा है। और जब हमें कोई चीज़ दी जाती है तो उस पे हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ती है कि हम जो है उसको रिस्पॉन्सिबल हों, कि उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने ज़िंदगियों में, और उससे जो है वो खुद भी मुस्तफ़ीद होंगे, और जब अच्छा रिज़ल्ट आता है तो उसको आगे भी फैलाएँ। यूजुअली जिस चीज़ से हम मुस्तफ़ीद होते हैं उसका जो है आगे फैलाने में हम थोड़ा-सा सुस्ती करते हैं। तो ज़रूर आप डायबिटीज़ एजुकेशन को आज से टास्क बना लें कि इस पूरे साल आपने अपने आप को एजुकेट करना है रिगार्डिंग डायबिटीज़। तो इन द एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह आप जो है इस काबिल हो जाएँगे कि आधे से ज़्यादा जो चीज़ें जो है वो घर पे आपको खुद देखने में आसानी रहेगी, और आप सिर्फ डॉक्टर की सिर्फ सुपरविज़न रिक्वायर्ड होगी। तो हम चलते हैं डॉक्टर साहिबा दोबारा सवालात की तरफ। हमारे साथ हैं अ, शकील ज़ैदी साहब। शकील ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शामिल हुए। शकील ज़ैदी साहब पूछते हैं, हैज़ विटामिन डी लेवल सम रिलेशन विद डायबिटीज़? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बिकॉज़ कि विटामिन डी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ एंड डिस्कशन बहुत बड़े-बड़े फोरम्स पे इट इज़ गोइंग ऑन, और काफ़ी सारी रिसर्चेज़ हैं जो विटामिन डी और डायबिटीज़ पे भी हो चुकी हैं। तो विटामिन डी का बेसिकली पहले ये समझा जाता था कि विटामिन डी का जो रोल है वो हमारी बोन्स की हद तक मौजूद है। लेकिन फिर काफ़ी सारी रिसर्च हुई और ये पता चला कि विटामिन डी जो है वो कब तमाम तकरीबन बॉडी के सिस्टम्स पे उसका इम्पैक्ट है, ठीक है? हुँ, इसी तरह जैसे इम्यूनिटी पे, अब हम कोविड में हमें ये पता चला कि इम्यूनिटी जो है वो पहले भी ये मालूम था कि विटामिन डी से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन कोविड ने उसको और ज़्यादा हुँ, एम्फसाइज़ कर दिया कि हुँ, विटामिन डी जो है वो इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह विटामिन डी का रिलेशनशिप काफ़ी सारी स्टडीज़ में डायबिटीज़ के साथ भी उन्होंने लिंक किया हुआ है, इसी तरह ओबेसिटी के साथ भी लिंक किया हुआ है कि जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, उनमें विटामिन डी देखा गया है कम होता है। डायबिटिक हुँ, पेशेंट में किसी भी क्रॉनिक डिज़ीज़ जो पेशेंट्स को होती है, उसमें देखा गया है कि विटामिन डी जो है वो ये रिसर्चेज़ हैं कि कम है। लेकिन अब उसमें एक सेकंड थॉट ये भी है कि जनरली भी हमारी जो पॉपुलेशन है, उनका विटामिन डी लेवल कम है।
तो इसलिए ये एग्जैक्ट मैं आपको नहीं कह सकती कि 100% विटामिन डी लेवल इज रिलेटेड टू द डायबिटीज, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? कि बेसिकली ये है कि डेफिनेटली रिसर्चेस हैं जिन्होंने रोल शो किया है कि देयर इज रिलेशन, बट जनरली जब और पब्लिक का वैसे भी विटामिन डी लो है तो ये हम 100% नहीं कह सकते कि देयर इज एस्टैब्लिश्ड रिलेशन। जैसे हमें ये पता है कि आपकी डाइटरी हैबिट्स का, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल का, वेट का, इन सब का डायरेक्ट रिलेशन है विद द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। इसी तरह फैमिली हिस्ट्री और ये सारी चीजें। तो विटामिन डी का यस, विटामिन डी हमारा नॉर्मल होना चाहिए हम सबका। वी शुड टेक विटामिन डी, या फिर हम सनलाइट एक्सपोजर इतना ले सकते हैं तो वो हम लें। विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल है इन एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, इन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो इसलिए विटामिन डी हमारा एडुकेट होना बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट, सबके लिए विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा फॉर डिटेल्ड रिप्लाई। शुक्रिया शकील जैदी साहब, आपके सवाल पूछने से जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो सवालात के ज़रिए से एक लर्निंग प्रोसेस है जो कि ऑन हो जाता है हमारा। तो बहुत शुक्रिया इसका, और प्रोग्राम में साथ मुंसलिक रहने का भी शुक्रिया। वजिया हसन साहिबा जो है फरमाती हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया वजिया हसन साहिबा प्रोग्राम को पसंद करने का और हमारे साथ मुंसलिक रहने का। डॉक्टर साहिबा, हम गुफ्तगू कर रहे थे लिपिड प्रोफाइल की, और लिपिड प्रोफाइल में आप हमें बता रहे थे कि उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी है और गुड कोलेस्ट्रॉल भी, और ट्राइग्लिसराइड जो है उसके लिए हमें जो है वो ओवरनाइट फास्टिंग जो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो उसकी जो है वो रीडिंग हमें प्रॉपरली पता चल सके। अब चूँकि हम जो है इसके साथ ब्लड प्रेशर को भी इंटरलिंक करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप पहले बता चुकी हैं कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब आपस में इनका ताल्लुक़ होता है। तो ब्लड प्रेशर जो है, जब हम गोल्स के बारे में मालूमात कर रहे हैं इस सेशन के हवाले से, इस सेशन के ज़रिए, तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या इसकी कुछ अलामात होती हैं? एक तो ये मेरा सवाल है, और दूसरा जो है अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो क्या उसके लिए रेगुलर दवा लेना ज़रूरी है? तो ये 2 क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के लिहाज से। बेसिकली जो पहला सवाल है कि इसकी कोई अलामात होती हैं, तो हाइपरटेंशन की अलामात यूजुअली लोगों को हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, डिज़ी फील करते हैं, घबराहट होती है लोगों को, कुछ लोगों को चेस्ट पेन हो सकता है, कुछ लोगों को इवन शॉर्ट सांस में भी तकलीफ हो सकती है, सांस भी घुट सकता है, यानी ये सारे सिम्टम्स भी हाई ब्लड प्रेशर के साथ हो सकते हैं। लेकिन जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है, इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, और साइलेंट किलर इसीलिए कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हाइपरटेंशन की कोई अलामत नहीं होती, ठीक है? तो इसीलिए हमें जो है ना वो ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमें सर में दर्द नहीं रहता तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। ऐसा नहीं है, ब्लड प्रेशर हम अपना ज़रूर रेगुलरली चेक करवाते हैं। सेकंड जो सवाल है आपका कि रेगुलर मेडिसिन लेनी है, तो इस पर मैं जितना एम्फसाइज़ करूँ, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम यही होता है कि जो पेशेंट हाइपरटेंशन की रेगुलरली मेडिसिन्स नहीं ले रहे होते, फिर वो आते हैं खुदा न खास्ता फालिज के साथ और ऐसे इश्यूज़ के साथ जो कि हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो इस वजह से, क्योंकि ये मैंने बताया कि साइलेंट किलर है, तो जब तक वो इतनी एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशंस तक नहीं पहुँचते ना, उनको पता नहीं चलता कि उनका ब्लड प्रेशर, वो सोचते हैं सर में दर्द होगा तो हम दवा खाएँगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है? आपका अगर ब्लड प्रेशर आप रेगुलरली चेक करें, अगर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, तो वो आपने रेगुलरली लेनी है। ब्लड प्रेशर को इस तरह कंट्रोल नहीं किया जाता कि जब सर में दर्द हो या चक्कर आएँ तो फिर हम दवा खा लें, ठीक है? तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर लेबल किया है आपके डॉक्टर ने, तो फिर आपने यानी रूटीन मॉनिटरिंग भी उसकी इम्पॉर्टेंट होती है। आपके सवाल में मैं एक सवाल और ऐड करती हूँ। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 8 साल से 10 साल से एक ही जो ब्लड प्रेशर की दवा शुरू हुई है, बस वो खा रहे हैं कि हम तो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं। लेकिन देखिए, विद टाइम, विद एज, आपकी जो रगें हैं, बेसिकली उसमें रेजिस्टेंस होती है ना, कि उसमें रुकावट होती है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही होती है। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो विद टाइम बढ़ती जाती है।
तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दवा पे, बहुत मुश्किल है कि एक ही दवा पे ज़िंदगी भर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। दवाओं को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है, डोज़ेज को रेगुलरली आपको अपने मालिज को दिखाना और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत शुक्रिया आपके इस तफ़सीली टॉपिक को क्लियर करने का। एक टर्म हम यूज़ करते हैं ड्रग मॉनिटरिंग टेस्ट, क्योंकि अगर हम किसी को दवा तजवीज़ करते हैं तो उसके हवाले से कुछ ड्रग मॉनिटरिंग टेस्ट हैं जो कि किए जाते हैं, लेकिन बहुत सी वजूहात की बुनियाद पर जो पेशेंट है वो किसी भी दवा से रिलेटेड जो ड्रग मॉनिटरिंग टेस्ट हैं वो करवाने से थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सिर्फ पेशेंट्स का नहीं है प्रॉब्लम, एक्चुअली हमारा सिस्टम भी ऐसा है। हमारे पास जो टेस्ट हैं वो एक्सपेंसिव हैं एंड हमारे फिजिशियंस भी इतना रिकमेंड नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से डेफिनेटली आप रेगुलेटरी टेस्ट नहीं हो पाते। लेकिन ये कि डेफिनेटली अगर इश्यूज़ नहीं है और जहाँ पर नीड है वहाँ पे करवाने ज़रूर चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। इसी के साथ जो है ख़ास तौर पर हम जो है वो आई एग्ज़ामिनेशन और फुट एग्ज़ामिनेशन इसके बारे में चाहेंगे कि व्यूअर्स जिसके साथ हम शेयर करें कि डॉक्टर साहब आप क्या इसके बारे में कहती हैं? बिल्कुल, जो अगर हम गोल्स को समराइज़ करें, तो उसमें जहाँ पे हमारे पास ब्लड प्रेशर के टारगेट्स हैं, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल के टारगेट्स हैं, इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर के टारगेट्स हैं। वहीं पे कुछ और चीज़ें डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके गोल्स में शामिल होनी चाहिए। उसमें एनुअल आई चेक है, ठीक है? एनुअली आपने आई स्पेशलिस्ट को दिखा के अपनी आँखों का मुआयना ज़रूर कराना है। एनुअली का मतलब हर साल करवाना है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी वजह ये है कि जो भी आँखों पे आपके डायबिटीज़ का असर हो रहा है, उसको हम पहले से देख सकें और जो भी ट्रीटमेंट देने की नीड है, उसको पहले से दे दिया जाए ताकि हम ब्लाइंडनेस को रोक सकें, ठीक है? क्योंकि ब्लाइंडनेस की एक बहुत बड़ी वजह डायबिटीज़ भी होती है। तो एक ये हमारे गोल में होना चाहिए। सेकेंडली जैसे आपने बात की फुट एग्ज़ामिनेशन, डायबिटीज़ के मरीज़ों का पैरों का मुआयना करना और पैरों की हिफाज़त करना और बहुत अच्छे तरीके से हिफाज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? वो डेफ़िनेटली आपके गोल्स में होना चाहिए कि आप अपने पैरों का ख़्याल रखना है और डेली अपने पैरों का मुआयना ज़रूर करना है कि कोई ज़ख्म तो नहीं है। उसकी वजह ये है कि डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि हमारी सुन्न हो जाते हैं हमारे पैर या हाथ, ठीक है? तो हमें पता नहीं चलता अगर कोई छोटी चोट लग गई या किसी कीड़े ने काट लिया या कुछ भी पैर पे ज़ख्म हो गया तो हमें पता नहीं चलता और वो फिर ज़ख्म जो है वो नासूर बन जाता है और खुदा न ख़ास्ता एम्पुटेशन वग़ैरह की नीड पड़ जाती है। तो उसको हमें वहीं रोकना है कि जब छोटा-सा ज़ख्म है तो वहीं पे हम उसको ट्रीट कर दें, तो इसलिए आपका मुआयना करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और भी टारगेट्स आपके गोल्स होने चाहिए जिसमें स्मोकिंग है। स्मोकिंग जैसे मैंने बात की कि सारे रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट के होते हैं ना, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स और में हम सब रिस्क फैक्टर्स को एड्रेस करते हैं हार्ट डिज़ीज़ेज़ के और स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो स्मोकिंग वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या हार्ट डिज़ीज़ेज़ की, तो फिर आप प्लीज़ स्मोकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो 2021 का गोल आपका ये होना चाहिए कि आप अपनी स्मोकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दें, कम नहीं करनी, बिल्कुल ख़त्म, ठीक है? इसी तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटी है, ये आप गोल होना चाहिए कि आपने रूटीन अपना ये बनाना है कि डेली 30 मिनट्स पर डे या 150 मिनट्स जैसे मैंने कहा पर वीक, ये फ़िज़िकल एक्टिविटी आप ज़रूर फ़िज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, घर में एक्सरसाइज़ करें, आप योगा करें, एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ करें, जो भी करना चाहते हैं वॉक करें, सिंपल वॉक इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज़, तो वो आप ज़रूर अपनी लाइफ़ का पार्ट बनाएँ। देन हेल्दी ईटिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट गोल है, जो कि हमारा होना चाहिए 2021 का एंड हेल्दी ईटिंग फॉर द होल फैमिली, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इवन बच्चों के लिए भी। सो दिस शुड बी आवर गोल अगर हमारी फैमिली में कोई डायबिटिक नहीं भी है, तो भी दिस शुड बी आवर गोल कि हमारी फैमिली को हम बच्चों का भी रूटीन ये बनाएँ कि वो ज़रूर खाते हुए ये देखें कि वो क्या खा रहे हैं और उसकी क्या क्वालिटी है और दूसरी चीज़ ये कि वो हेल्थ के लिए किस तरह का फूड है, हाई रिस्क तो नहीं है, यानी हेल्दी फूड है या नहीं है।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये कुछ जो गोल्स हैं, ये हम सबकी लाइफ का पार्ट होने चाहिए ताकि फिर हम अपनी डायबिटीज़ को तो कंट्रोल कर सकें, लेकिन वैसे भी हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाएँ और हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे इम्प्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया, आपने जो समराइज़ किया सारे गोल्स को। हमारे साथ एक कमेंट है जो मैं चाहूँगा कि उसे देने साथ शकील ज़ैदी कहते हैं, थैंक फॉर वेरी साइंटिफिक रिप्लाई। व्हाट टाइप ऑफ ड्रग्स आर रिकमेंडेड फॉर प्री डायबिटीज़? और प्री डायबिटीज़ के लिए यूजुअली हम मेटफॉर्मिन ही रिकमेंड करते हैं, जो कि आम तौर पे ग्लूकोफेज के नाम से आती है। तो मोस्टली हम वो ही रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। और कुछ और भी 1-2 दवाएँ हैं जो कि रिसेंटली अप्रूव हुई नहीं है, बट दे आर इन प्रोसेस ऑफ अप्रूवल फॉर प्री डायबिटीज़, तो वो जब आ जाएँगी तो फिर वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ डॉक्टर साहिबा, मैं व्यूअर्स की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने मसरूफियत के बावजूद जो है इन लेट आवर्स में हमें टाइम दिया और ये जो साल के पहले दिन जो है हमें जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट के गोल सेट करने में जो आपने एक मेजर रोल प्ले किया, इसके लिए हम बहुत मशकूर हैं और उम्मीद करते हैं कि आपसे आइंदा भी इसी तरह के हेल्थ के हवाले से टॉपिक पे बात होगी। मेरी तरफ से और व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, इसी के साथ हम जो है आज का प्रोग्राम जो है इसको इख्तिताम तक ले जाते हैं। इस सोच के साथ कि साल के पहले दिन से टारगेट सेट कीजिए, यानी गोल सेट कीजिए कि ये करना है, और जो आज गुफ्तगू हुई है इनको कोशिश कीजिए कि आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें अपनी लाइफ में और अपनी फैमिलीज़ में, ताकि जो है हम एक सेहतमंद माशरा जो है उसको आगे प्रमोट कर सकें। आप सबकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया, प्रेज़ेंस का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहिबा की तरफ से और मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़ और शब बख़ैर। बहुत-बहुत शुक्रिया।